बीए भाग द्वितीय की समस्त छात्राओं को आज नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत हम स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ रहे थे, जिसके अंदर कल हम लोगों ने इसके स्विट्ज़रलैंड के संविधान की एक परिचय देखा। आज हम इसके संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो संविधान है उसका निर्माण 1848 में किया गया, लेकिन उसके बाद भी समय समय पर और विशेष रूप से 1874 में भी संशोधन किया गया और 1874 के बाद में इसमें जो संविधान में संशोधन किया गया वो था 1999 में। तो हम सबसे पहले अब जो भी परिवर्तन किए गए वो वहाँ पर संविधान में संशोधन के माध्यम से किए गए। संविधान की विशेषताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में तो सबसे पहले हम देखते हैं आलेख के रूप में। आलेख के रूप में सबसे पहली जो विशेषता है वो है निर्मित एवं लिखित संविधान। स्विट्ज़रलैंड के संविधान का निर्माण 1848, 1874 और 1999 में किया गया। लिखित कानूनों में है और यह अमेरिका से कुछ मिलता जुलता है क्योंकि यह निर्मित है और लिखित है। आकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह अमेरिका से बड़ा संविधान है और भारत से छोटा संविधान। इसके अंतर्गत 123 धाराएं थीं जो 3 भागों में बटी हुई थी, लेकिन 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया और जनमत संग्रह के द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया गया और 1 जनवरी 2000 को इसको लागू किया गया। अब इसके अंतर्गत 196 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं। तो इस प्रकार हम ये दिखते हैं। तो ये संविधान क्योंकि निर्मित और लिखित है, जैसा कि हम कहते हैं निर्मित क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे एक संविधान सभा के द्वारा इसे एक निश्चित समय में निर्मित किया गया था। अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता अचल संविधान या कठोर संविधान। अचल या कठोर संविधान किसे कहते हैं? जिसमें कि साधारण विधेयक और संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक में को पारित करने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसमें बहुमत की अलग अलग आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर यह अमेरिका से अधिक लचीला है, लेकिन भारत से कुछ कठिन है, क्योंकि कारण ये है कि अमेरिका के अंतर्गत अभी तक 27 संशोधन हुए हैं और स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत 1848 से लेकर 1960 के मध्य 51 संशोधन हुए और लेकिन 2000 से 2005 तक में केवल 5 ही संशोधन किए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में जो संविधान की कठोरता है वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पर संघात्मक की रक्षा होती है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखे आलेख के रूप में। अब हम देखते हैं राजनीतिक प्रणाली के रूप में विशेषता। राजनीतिक प्रणाली के रूप में जब हम देखते हैं तो सबसे पहली विशेषता आती है निराला संघ है। ये हमसे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो निराला संघ क्यों कहलाता है। तो किन आधारों पर कहा जाता है इसे निराला संघ? पहली बात है शाश्वत इकाइयों का शाश्वत संघ। शाश्वत का अर्थ है जैसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं वो हैं वहाँ पर 20 पूर्ण राज्य हैं, कैंटन हैं और 6 अर्ध कैंटन हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में ये बात कही गई है कि वह शाश्वत इकाइयों का शाश्वत संघ है। न ही इकाइयों को खंडित किया गया है, विभाजित किया गया और न ही इसमें संघ को समाप्त किया गया है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है शाश्वत इकाइयों का शाश्वत संघ। फिर आता है दूसरा जो जिसके निराला संघ का जो आधार है वो है केवल आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वह केंद्र की या संघ की व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वह उन्हें किसी प्रकार से निरस्त कर सके या उनको वैध या अवैधता की घोषणा कर सके।
उसको केवल अधिकार इतना है कि जो कैंटन के द्वारा या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वह अवैध घोषित करने का अधिकार। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये इसलिए रखा गया क्योंकि कैंटन और कम्यूनों का पारस्परिक संबंध भी कुछ हद तक संघीय जैसा है। यदि कोई कम्यून यह अनुभव करे कि कैंटन के किसी कानून द्वारा या उसकी किसी प्रशासकीय आज्ञा द्वारा उसके अधिकारों का हनन होता है तो वह संघीय न्यायालय की शरण ले सकता है। तो यहाँ न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल आंशिक है, इसीलिए यहाँ का संघ निराला है। तो ये तो दो आधार हैं कि निराला संघ क्या है। दूसरी जो विशेषता है राजनीतिक प्रणाली के रूप में वो है सांस्कृतिक संघ की स्थापना। सांस्कृतिक संघ की स्थापना यह अनेक भाषाई और धार्मिक जातियों का संघ है। जर्मन, फ्रांसीसी, इटालियन, यहाँ पे समस्त भाषाएं बोली जाती हैं। और धर्म रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, यहूदी, कुछ जिनका धर्म नहीं है। तो इसके अंतर्गत विविध भाषाओं, धर्मों व संस्कृतियों के लोग एक राष्ट्र के रूप में बंध गए हैं। सभी चारों भाषाओं को राजभाषा का अवसर दिया गया है तथा सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म को पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार राज्य के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रखा गया। तीसरी विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, पर जनता प्रारंभिक जनमत संग्रह के माध्यम से जनता कानून निर्माण और संविधान संशोधन तक में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। फिर आती है राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत चौथी विशेषता बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका यानी यहाँ पर जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो एक व्यक्ति में निहित ना होकर कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, यहाँ पर कुल सदस्य 7 हैं, तो 7 सदस्यों में कार्यपालिका की शक्ति निहित है। फिर आता है मताधिकार के प्रयोग की अनिवार्यता। यहाँ पर जो मताधिकार है प्रति जो वयस्क मतदाता हैं उन्हें मत देने का अधिकार पूरा है और अनिवार्य भी है। यदि कोई अपने मत का प्रयोग नहीं करता है तो उस पर जुर्माना या फाइन लगाया जाता है। फिर विशेषता आती है निराली संसदीय व्यवस्था। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 5 नंबर का या 2 नंबर का। निराली संसदीय व्यवस्था क्यों? क्योंकि ये संसदीय भी है और अध्यक्ष भी है, नाम मात्र की भी है और वास्तविक कार्यपालिका भी है। तो इस प्रकार हम निराली संसदीय व्यवस्था है तो इसके अंतर्गत हम पहली बात देखते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का मिला जुला रूप माना जाता है। यहाँ शासन का प्रमुख अध्यक्ष है जो वास्तव में राजा भी है और प्रधानमंत्री भी है, तथा नाम मात्र का शासन प्रमुख भी है और वास्तविक शासन प्रमुख भी है। तो इस प्रकार इसको नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का सम्मिश्रण पाया जाता है। दूसरे आते हैं विधायिका के प्रति आंशिक उत्तरदायित्व। जो कार्यपालिका है वह अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी आंशिक रूप से रहती, क्योंकि वह अपने जब भी विधायिका जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करती हैं तो वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं देती है, तो वह अपने पद पर बनी रहती है, इसलिए ये निराली है। फिर है आंशिक सामूहिक उत्तरदायित्व है। आंशिक सामूहिक उत्तरदायित्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो सहयोग से होते हैं। ये कार्यपालिका स्वतंत्र है और बैठक में भाग ले या नहीं ये उसके ऊपर उसकी स्वतंत्रता है और स्वतंत्र मत का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसमें जो कार्यपालिका है उसमें आंशिक सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। ये तो हमने देखा राजनीतिक प्रणाली के रूप में। अब हम देखते हैं अधिकार पत्र के रूप में। अधिकार पत्र के रूप में हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्यवस्था। तो मौलिक अधिकार यहाँ पर भी दिए गए हैं, जैसे रक्षा का, स्वतंत्रता का, समानता का, धर्मनिरपेक्षता का, शिक्षा का, समुदाय बनाना। जो मौलिक अधिकार भारत में हैं या अन्य देशों में हैं वही यहाँ पर अधिकारों की व्यवस्था दी गई है। दूसरा है इसमें सार्वजनिक हित में अधिकारों पर नियंत्रण की व्यवस्था। यानी सारे अधिकार तो दिए गए हैं मौलिक अधिकार, लेकिन यदि वह समाज के सार्वजनिक हित की दृष्टि से इनका प्रयोग इन अधिकारों का प्रयोग यदि वह गलत तरीके से करता है या उस सार्वजनिक हित में किसी प्रकार की कमी आती है तो इस पर इन अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरी इसके अंतर्गत विशेषता आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था का अनस्तित्व। यानी यहाँ पर हम देखते हैं जिस प्रकार केवल राजनीतिक समानता की स्थापना के लिए यहाँ पर समानता की व्यवस्था को स्थापित किया गया है, वहाँ उन अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई है जिनसे आर्थिक समानता की स्थापना हो सके, क्योंकि यहाँ व्यक्तिक पूंजीवादी व्यवस्था है और सामान्य नागरिक बड़े उद्योगपति से अपनी तुलना
नहीं कर सकते। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने कितनी भी संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है। तो ये नहीं है कि यहाँ पर सीमित नहीं किया गया। जैसे हमारे यहाँ संपत्ति का अधिकार दिया गया था भारत में, लेकिन उसको बाद में इसको कानूनी रूप दे दिया गया। यानी वह अपनी आवश्यकता के लिए जितनी संपत्ति आवश्यक है वह उतनी संपत्ति रख सकता है, और अधिक वह आय से अधिक उसकी संपत्ति होती है तो उस पर सरकार के द्वारा उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये तो हमने देखे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।